Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesin durdurulması gereken सबसे पहले मैं कतर के प्रिंस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को इस बैठक में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और सराहना व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल गज्जा में नरसंहार के कारण इस्लामी जगत के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। हमने अरब लीग की असाधारण शिखर बैठकें आयोजित की हैं और दुनिया को ये संदेश दिया है कि इजराइल की बढ़ती आक्रामकता अब हमारे क्षेत्र के लिए एक खतरा बन गई है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। हमने बार बार बताया है कि आतंक द्वारा पोषित ये मानसिकता अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है। इजराइल ने फलस्तीन के बाद लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया पर भी हमले किए हैं। इजराइल ने ट्यूनीशिया के तट पर नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाया है और निर्वाचित नेताओं व राजनेताओं की हत्या के आदेश दिए हैं। अब उसने कतर जैसे अंतर्महाद्वीपीय देश पर भी हमला किया है। ये आखिरी हमला इजराइल की शत्रुता को एक अलग स्तर पर ले गया है। आज का हमारा ये ऐतिहासिक झंडा उठाना मुझे बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगता है। मैं विशेष रूप से रेखांकित करता हूं कि ये बैठक इस्लामी जगत की कतर के लिए बिना शर्त समर्थन की अभिव्यक्ति मानी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज जो निर्णय हम लेंगे उन्हें एक बार फिर विश्व समुदाय के सामने मजबूती से रखा जाएगा। मैं ये देखकर प्रसन्न हूं कि कतर अमीर शेख तमीम की नेतृत्व में इस संकट को बेहतरीन तरीके से संभाल रहा है। तुर्की का मित्र और भाई होने के नाते मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारा सहयोगी देश कतर हमेशा हमारे साथ है। भाइयों, मैं अपनी कृतज्ञता फिर से व्यक्त करना चाहता हूं। हकीकत यह है कि फलस्तीनी नरसंहार और जनसंहार का मूल उद्देश्य पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की ओर धकेलना है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ एक ऐसी अतिवादी सोच है जो रक्तपात से पोषित होती है और एक राष्ट्र इसकी प्रतीक है। ये मानसिकता संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का खुलेआम उल्लंघन करती है और अपराधों को अंजाम देने के बावजूद सजा से बचती रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ इजरायली नेता जो सीमाओं को नहीं समझते, बार बार महान इजराइल का नारा देते हैं। पड़ोसी देशों तक कब्जा बढ़ाने की कोशिश इसकी साफ मिसाल है। इजराइल की ये योजना अब धूमिल पड़ रही है। नेतन्याहू के नरसंहारी रुख का असर अब उसके समर्थकों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जब कतर पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो आज इजराइल को प्रतिबद्ध समर्थन देने वालों को भी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये सकारात्मक कदम है कि कुछ देशों ने फलस्तीन को राज्य मान्यता देने का इरादा जाहिर किया है। ये अच्छा होता अगर ये कदम पहले ही उठा लिया गया होता, लेकिन हमें पता है कि बिना कठोर प्रतिक्रिया व निष्कासन के इजराइल की कब्जा और अस्थिरता की नीतियां अल्पकाल में नहीं रुकेंगी। हमें ये भी पता है कि हमें अभी भी कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने का अवसर है। इनमें रक्षा उद्योग और विकास सबसे अहम है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अपने कौशल और अनुभव अपने भाइयों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि अगले 10 वर्षों के लिए हमें सहयोग और समन्वय को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि इजराइल को आर्थिक रूप से भी दबाव में रखना जरूरी है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि इन कदमों ने अच्छा असर दिखाया है। तुर्की ने पिछले 1.5 साल से इजराइल के साथ सभी वाणिज्यिक संबंध रोक दिए हैं। इससे हमारे लिए 9.5 अरब डॉलर सालाना की कटौती हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जनसंहार के मामले का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सुरक्षा के लिए ठोस कदम और व्यवस्थाएं लागू करनी होंगी जो क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि इस्लामी सहयोग संगठन के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है।
आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैं इस बैठक के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। Bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Gelecek 10 yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfınazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Keza bölgenin güvenliğini el birliğiyle kendimizin sağlayacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmeliyiz. Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri, ne soykırımı, ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Zirvenin ve alacağımız kararların İsrail tehdidini durdurmak için ilave adımlar atılmasına vesile olmasını ve toplantımızın sonuçlarının harfiyen takip edilmesini temenni ediyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.